अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, मखलूत हुकूमत के मुमकिना बढ़ते मौशी बहरान के बाइस इत्तेहादी जमातों के अपने अपने मुस्तकबिल तारीख में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि तमाम इंतखाबात के इनेकाद पर इख्तलाफात की बातें होने लगी हैं। सियासी बहरान ने तमाम कौमी मसाइल को पीछे छोड़ दिया है। इल्जाम तराशी के खेल में अवाम पसे पर्दा हो गए हैं। निगरान हुकूमतों के कयाम के बाद भी पंजाब तनाज़ात का मरकज बना हुआ है। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निगरान वजीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। सियासतदान मेच्योरिटी का मुजाहिरा करने से कासिर हैं। इमरान खान साहब की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और राना सनाउल्लाह साहब के बाद अब आसिफ अली जरदारी साहब पर भी कत्ल का इल्जाम इमरान खान साहब ने लगा दिया। इन हालात में सियासी इस्तेहकाम तो नजर नहीं आ रहा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर अंदर जिम्मेदारों के पास बहरान से निमटने की सलाहियत मान पड़ती दिखाई दे रही है। 24 करोड़ अवाम किसी मसीहा की मुंतजिर दिखाई दे रही है जो उन्हें इस कमर तोड़ महंगाई से निजात दिलाए, और कौम किसी मुआवजे की मुंतजिर है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल हो और अवाम सुख का सांस ले सके। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रज़ा साहब हमें स्पेशली आज स्टूडियोज में ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नईम महबूब साहब ने भी, और हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब भी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे ही करूंगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो इलेक्शन कमीशन का मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही ये बात करी थी कि अगर उनके हक में फैसला ना आया या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नाम सेलेक्ट किया जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इत्तफाक ना किया तो वो अदालतों में जाएगी। जबकि उस वक्त भी सब यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, उसके लिए कोई भी पार्टी किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चूंकि अब उधर तमाम चीजें आगे प्रोसीड करती जा रही है पंजाब में, तो कुछ यहां से आपको मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमें उम्मीद तो पूरी, और मैं आपको समझा दूं उसकी वजह क्या है। ये समझ लें कि कानून के तहत किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को अगर कोई इख्तियार दिया गया है तो वो आर्बिट्ररी इख्तियार नहीं है। ये नहीं वो कर सकता कि वो एक इख्तियार जो है वो तो हुकूमत की, अवाम की अमानत है ना जो उसके पास है, कि वो अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल करे। अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि जी मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आला लगाना है पंजाब का, तो उसकी कोई ना कोई वजूहात उनके पास होनी चाहिए, कोई डिस्कशन का क्राइटेरिया होगा। देखिए ना, अब आपको इस वक्त जो है, जब आपने निगरान वज़ीर आला लगाना है तो उसके लिए बुनियादी शर्त क्या है? बुनियादी शर्त यह है कि वो शख्स गैर जानिबदार हो, और उसकी गैर जानिबदारी जो है उसको साबित करने का यह है कि जो आपके पास चॉइसेस हैं आप उनको देख लें कि इसमें से सबसे ज्यादा गैर जानिबदार शख्स कौन सा है, सबसे ज्यादा क्रेडिबल शख्स कौन सा है। अब आप मुझे ये बताएं कि उन 4 नामों में से जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल और गैर जानिबदाराना नाम था, क्या वो मोहसिन नकवी साहब का था? और अगर नहीं था तो वो क्या अवामिल थे, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनका इंतखाब किया? और दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो लगे हैं, एक तो उनके लगने से पहले लोग ये कह रहे थे 3 दिन पहले से कि जी ये इंतखाब हो चुका है और उन्होंने लगना है, और उससे अहम बात यह है कि जब वो लगे हैं तो क्या हमारे जो खदशात थे वो सच साबित नहीं हुए? क्या उन लोगों को पंजाब में अहम पोजीशंस नहीं दी जा रही जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं? क्या उन लोगों को वजारतें नहीं दी जा रही जो उनके बहुत करीब हैं? क्या पूरा डिजाइन जो है, अब जो लोग बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आपने वो अफसर, चीदा अफसरान जो आपके मुस्लिम लीग नून के मंजूर नजर अफसरान हैं, उनको पंजाब में पोजीशंस दी जा रही है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, हमने कहा कि जी ये चंद 20 गालिबन अफसरान हैं जिन पे हमारा ख्याल है ये पार्टिजन है, आप इनको ना लगाएं। आज की डेट तक उनमें से 6 अफसरान को पोस्टिंग मिल चुकी है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फैसले से पहले हम कह रहे थे, फैसले के वक्त हम कह रहे थे, फैसले के बाद जो हो रहा है वो हमारे खदशात सही साबित हुए हैं, तो
तो इससे ज्यादा ठीक और है। क्या सबूत मिलेगा जानिबदारी का? तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें सुप्रीम कोर्ट। तो हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त भी दिया। ये फरमाइएगा कि आप नहीं समझते कि ये वजूहात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तनाव है वो भी कहीं ना कहीं वजह ज़रूर हो सकती है इन तमाम हालात की? देखिए, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जाती राय मैं आपको जरा दे दूं कि पाकिस्तान में ना अगर आप 75 साल की तारीख देख लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इदारों से किसी भी पार्टी को टकराव करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी नहीं अच्छा, पार्टी के लिए भी नहीं अच्छा, और ना कोई पार्टी कभी मेरा ख्याल है हुकूमत में आई, और अगर आ भी जाए तो हुकूमत चल नहीं सकती जो पाकिस्तान के सियासी हालात इस तरह के हैं। अब ये बात सच है, वो है। बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये सोचना होगा कि क्या वो ये जो सियासी बैगेज है इस हुकूमत का, क्या वो उठा सकते हैं? क्या ये सियासी बैगेज जो है ये उठाने के काबिल है? क्या पाकिस्तान इस तरह चल सकता है? ठीक है। और क्या ये हो सकता है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी अवाम की एक साइड पे हो? तो मेरे ख्याल में कोई डायलॉग के रास्ता निकालना चाहिए, कोई बातचीत करनी चाहिए। और बेहतरीन किरदार इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का भी ये होगा कि वो एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं और उस इलेक्शन के अंदर फिर देखें कि अवाम क्या फैसला करती है और मिलजुल के अफाम तफहीम से चलें। मैं नहीं समझता कि इसमें इस तनाव को बहरहाल कम होना चाहिए। हसन साहब, हमारे साथ इस वक्त फवाद चौधरी साहब की अहलिया साहिबा मौजूद हैं। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैम, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि लास्ट आपकी कोई कॉन्वर्सेशन हुई है फवाद साहब से? अगर हुई है तो वो क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, क्या कह रहे थे फवाद साहब? अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी उनसे जो मुलाकात है वो कमरा अदालत में हुई थी सुबह, क्योंकि पहले कहा गया कि जी उनको 10 बजे पेश करेंगे। हमारी तरफ से भी इंजॉयमेंट आई हुई थी, तो एवरीबडी कैन कम, और लेकिन फिर उनको 8 बजे के करीब पेश कर दिया गया। लेकिन मैं 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच गई थी, क्योंकि पता नहीं होता कि पहले पेश करके ले जाएं या क्या हो, किस तरह हो। बस काफी पॉजिटिव थे, और पिक्चर्स भी मैंने सारी रिलीज की हुई हैं, आप लोगों ने आई होप देखी होंगी सारे मीडिया पे। हमने प्रेस टॉक भी की है मैंने, तो ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जुडिशियल जी हो गए हैं आज जी। कल अब देखें जी आफ्टर अरेस्ट इनकी लगी हुई है बील, हमने अप्लाई की हुई है, एंड वी आर वेरी वेरी होपफुल के इंशाल्लाह वी विल गेट द बेल। हिबा साहिबा, दौरान हिरासत फवाद चौधरी साहब से कोई इमरान खान साहब से मुताल्लिक कोई गुफ्तगू की हो या ऐसी कोई बात फवाद साहब ने हो? जी देखिए, वो तो कहा ना, उनका एक ही था कि जी मेरा पार्टी वर्जन है, ये मेरी राय नहीं है, और ये अगर मैं इस पार्टी का माउथ पीस हूँ या मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, तो एक पार्टी के तहत पॉलिसी तय होती है जिसके ऊपर मैं अपने बयान देता हूँ। ये मेरी जाती, बेशक मैं उसके साथ नहीं उस पे मे बी हर चीज के ऊपर मुतमईन होता हूँ या मेरी राय नहीं होती, लेकिन हमारी मजबूरी होती है क्योंकि वी हैव टू स्टैंड विद द पार्टी पॉलिसी। अगर हम वजह का जायजा लें तो कोई मुंशी कहने पर तो किसी पर मुकदमा नहीं बनता। ये तो 9 आबादियाती जो कवानीन हैं शायद वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं अपने सियासी को खामोश करने के लिए। तो फवाद साहब बताते क्या है कि असल वजह क्या है उनको अरेस्ट करने की? मुझे इसका तो आइडिया नहीं है, देखिए, क्योंकि मैं पार्टी क्या हिस्सा नहीं हूँ इनकी, तो ये एक सियासी आपने सवाल किया है, तो इस पे बेहतर है कि आप किसी पीटीआई के उनका आप सीनियर किसी उनका लीडर का आप वो लीजिए बयान, क्योंकि मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती हूँ। ये थोड़ी सी आपको पता है, थोड़ी सी सेंसिटिव मैटर है। तो ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का राब्ता हुआ है आपसे? मेरा जी मेरी अभी भी बात हुई है जी। तो क्या खान साहब का क्या मोराल था और वो क्या कहते थे? खान साहब अभी वो हम लोग लीगल टीम ही कल की तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है कि हिबा तुमने एक वॉरियर की तरह आपने इसको फॉट किया इस केस को, और मैं बहुत खुश हूँ आपसे, और बहुत यूर अ ब्रेव लेडी, बहुत उनकी मोटिवेशन हमारे साथ है। अभी आपके फोन से पहले ही उनका फोन आया, बताओ। आज आपकी प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात हुई है, वो क्या कहते हैं? जी मैं बच्ची उनसे मैंने वो लाहौर थे 2 दिन से, तो वो तो बेचारे मुझसे बड़ा ताउन मैंने जी का। जाहिर है, देखिए, मैंने अपील तो करनी है ना अपने हस्बैंड के लिए कि जिस तरीके से इनको इलीगल अरेस्ट, तो हम नहीं कहेंगे अबडक्ट किया है इन्होंने, तो उसका कोई ना कोई तो हाथ पांव मारने है ना। मैं किसके पास जाऊं? आपको पता है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो बिजी है मरियम नवाज साहिबा का कल उनको वेलकम करने के लिए। बहरहाल बात ये है कि जिस तरह वो हैं और आप हैं, इस तरह फवाद साहब और हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, और हमें हमारे भी वही हकूक हैं जो इन लोगों के हैं।
ठीक है। सो आपकी अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों से या पार्टी से क्या कोई पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, हमें सबको लेके चलना है एज अ प्रोसीजर, और हमें सबको इस मुल्क में सेफ रखना है जिनका जो लीगल राइट है। ठीक है। एंड इस वक्त आपकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किस किस्म की सपोर्ट की डिमांड है एंड क्या अपील आप करेंगे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से? आप यकीन करें कि मैं पार्टी बयान नहीं देती, क्योंकि जाहिर है मैंने जो अपने हस्बैंड को जितना भी डिफेंड किया है, मैंने एज अ वाइफ उनको डिफेंड किया है। तो ये मैंने उनको कोई पार्टी उस पे नहीं डिफेंड किया, मैं खेली नहीं हूँ किसी उसके ऊपर ना। लेकिन ये है कि मुझे इन सब की बहुत सपोर्ट है। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सब भाई बहनों का, वुमेन विंग का मैं करना चाहती हूँ। जितनी भी खवातीन थी, आपने देखा मेरे ख्याल से दिस वाज द ह्यूज, जब आपने आज देखा होगा कमरा में कि जितनी औरतें मेरे साथ थी, आपने देखा होगा, ये एक बड़ा चेंज है जी कि औरतें अब आपके साथ खड़ी हुई हैं। तो ये बड़ी अच्छी एक चेंज है सारी, और यही है कि अल्लाह ताला बस किसी को भी इस बुरे वक्त से ना गुजारे जिस ज़हनी कैफियत से मैं गुजरी हूँ, मेरी बच्चियाँ गुजरी हैं। तो हिबा साहिबा ये फरमाइएगा, आप समझती हैं उनकी अहलिया होने की हैसियत से कि ये सियासी इंतकाम है? आई विल नॉट कमेंट, सियासी है नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है ना, इट्स नॉट ह्यूमैनिटी, इट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन। किसी को घर से आप नहीं उठा सकते, किसी के घर में सर्च वारंट के बगैर आप नहीं घुस सकते, किसी को आप बगैर नंबर प्लेटों की गाड़ी में बिठा के नहीं ले जा सकते, किसी को आप टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, फिजिकल असॉल्ट नहीं कर सकते हैं। इन चीजों का प्लीज ख्याल करें। लेकिन ये आपने देखा, सीसीटीवी आपके सामने है, जिस तरीके का रवैया पुलिस ने, हमें तो आज तक यही नहीं पता कि कौन सी पुलिस आई थी जिनको घर से उठाने। ठीक है। और जो बगैर नंबर प्लेट के ये शहर से बाहर लेके जाए थे, तो फरूक हबीब साहब ने रोकने की कोशिश की तो उनको बड़ी डकैती का पर्चा डाल दिया। आप मुझे बताएं कि अगर एक अननोन नंबर प्लेट की गाड़ियां आपको शहर से बाहर लेके जा रही है, तो अगला रिएक्ट नहीं करेगा? मैं भी ऐसे ही करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिबा साहिबा, अपने प्रोग्राम को एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सो हसान साहब, जैसे भी उन्होंने कहा कि नॉर्मल कोई शहरी होता तो इस तरह के उसके ऊपर रिएक्ट करता, तो जो फरूक हबीब साहब का एक्ट था, आपको लगता है कि वो जस्टिफाइबल था? देखिए मेरी बात सुने, ये जिस तरह हिबा बता रही हैं, हिबा फवाद साहिबा, कि उनको बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में लेके जाया जा रहा था, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट उनको तलब कर रही थी। एक शख्स जो है वो गाड़ी आगे खड़ा होकर वो कह रहा है कि तुम शहर से बाहर क्यों ले जा रहे हो, तो उस पे आपने क्या पर्चा डाला है डकैती का? मतलब ये तो बिल्कुल लगता है कि अपना मजाक बनवाने पे तुले हुए हैं। देखिए थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट समझना, ये करना क्या चाह रहे हैं। बात ये, आपने उनसे भी ये सवाल किया, दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ आपको पता है कि IMF से जो बातचीत है, वो कंडीशंस जो पूरी कर रहे हैं, उससे महंगाई का तूफान आने वाला है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि अब जो पेट्रोल है वो 300 रुपया क्रॉस कर जाएगा, डीजल 340 क्रॉस कर जाएगा, गैस की कीमतें 70-75% बढ़ जाएंगी, 300 अरब के नए टैक्स लग रहे हैं और 7 रुपये फी यूनिट बिजली बढ़नी है। इससे महंगाई का एक तूफान आएगा। तो एक तो हुकूमत घबरा रही है लोगों के रिएक्शन, दूसरा ये है कि इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि अभी तक पंजाब और KP में डेट नहीं दी गई। अब हुकूमत की नजर में जो उनकी बेहतरीन हिकमत अमली है, ताकि लोग इंतखाबात भी भूल जाएं, महंगाई भी भूल जाएं, वो ये है कि इस वक्त जो अवाम के जज्बात की तर्जमानी करने वाली एक जमात है, उसके अंदर इतना खौफ व हरास फैला दो, इतने पर्चे करो, इतना जुल्म करो कि लोग डर के जो है घरों में दबक जाए। लेकिन हसान साहब, समझाने वाली बात है, हसान साहब, आप समझ, क्या ऐसे करने से पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है या कम होती है? और क्या ये सियासी जमात समझते नहीं कि मेरा आपसे यही सवाल था कि जो वफाकी और पंजाब निगरान गवर्नमेंट की कार्रवाइयाँ हैं अपने सियासी मुखालफिन को खामोश करवाने की, और इस तरह के मुकदमा से जग हसाई भी हो रही है, आपके बयानी को तो तक़वियत मिल रही है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए इनको ना दो बातें, जो मैं पहले कह रहा था, दो बातें इनको समझनी पड़ेंगी हरकतों से करने से पहले। पहली बात ये है कि बहरहाल ये जो हुकूमतें इस वक्त PDM में बैठी है, हुकूमत में बैठी है, ये बहरहाल सियासी जमातें हैं और इन्होंने अवाम के पास वोट लेने जाना है। आप पंजाब में 3 महीने इंतखाब नहीं कराएंगे, डिले करेंगे। आप अक्टूबर में नेशनल इलेक्शन नहीं कराएंगे, डिले करेंगे। कभी ना कभी तो आपने अवाम के पास ही जाना है ना। आप कोई बादशाह तो है नहीं कि आपने जो हुकूमत करनी है 100 साल की। तो जब आप अवाम के पास जाएंगे इस आर्टिफिशियल तरीके से, तो लोग क्या आपको करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अगर
सियासी जमातें अवाम से भागने लग जाएंगी और कोशिश ये करेंगी कि किसी तरह इलेक्शन ना करने पड़े, अवाम के पास ना जाना पड़े, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इसमें नुकसान जो है सियासी जमातों का होगा। बिल्कुल, सियासी जमातों के साथ साथ मेरे ख्याल से मुल्क का भी नुकसान होगा, उनको फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। मुझे नईम महबूब की तरफ जाना है। नईम महबूब साहब, ये फरमाइएगा कि इस तमाम जो सियासी सूरत है आप इसका कैसे अहाता करेंगे? बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक सफ़े पे आके इंतखाबी इस्लाहात की तरफ, आवाम को जो दरपेश चैलेंजेस हैं महंगाई के, इक़्तिसादी और माशी जो सूरत हाल है, उस पर भी तवज्जो देना। उस तरफ तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा। इलेक्शन की बात हो रही है, डॉलर्स आप देखें कहाँ पहुँच गए, महंगाई का तूफ़ान बरपा है। और जिस तरह कि एहसान खावर साहब बता रहे थे कि IMF के साथ जो नया एग्रीमेंट होने जा रहा है और उसके बाद जो महंगाई आएगी, यकीनन वो होशरुबा महंगाई होगी और इनके अदवार में भी होशरुबा महंगाई हुई है। इस फैक्ट्स को भी आप मद्देनज़र रखें, ये मुबर्रा नहीं है। इन्होंने भी अपने अदवार में उस महंगाई को आलमोस्ट काफ़ी आगे तक लेके गए और ठीक है, उसमें क्या ज़रूरतें थी, क्या मजबूरियाँ थी, इन्होंने IMF से एग्रीमेंट किया। लेकिन बात यह कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को एक पेज पर आकर इस मुल्क की बका, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए ठोस इक़दामात और इंतखाबी इस्लाहात करनी होंगी। इलेक्शन अप्रैल में होते हैं, मार्च में होते हैं या अक्टूबर में होते हैं या फर्दर डिले हो जाते हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जमातों का जो बुनियादी किरदार है वो इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना और इस मुल्क के अवाम को महंगाई के तूफ़ान से बचा के उनके लिए रोज़गार के मौक़े और मुलाज़मतें देना, जो कि मेरे ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल जमात का मुझे अब तक मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा कि वो उस तरफ गामज़न। और जिस वक्त अपोजिशन है नईम साहब, उस तरह से दोनों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी इस वक्त सोल्यूशन की तरफ प्रोसीड नहीं कर रहा है। हसन साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ आऊंगी। वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो है वो जहन बन रहा है और वहां पर अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, अगर इसकी तैयारी हो रही है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कौन करेगा? किस तरह से सारी चीजें चल रही होंगी? देखें, बात ये फिर ये एक बड़ी बचगाना बात कर रही हैं। पहले तो ये बताएं ना कि खान साहब को अरेस्ट करना किस केस में है, मसला क्या है। दूसरी बात ये है कि मैं आज भी अदालत में था। हसन साहब यहाँ पर मेरा एक कमेंट लीजिएगा। फवाद चौधरी साहब को अगर मुंशी कहने पर गिरफ्तार किया गया तो फिर खान साहब पर तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं चाहिए लगाए जा सकते हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। फाशिस्ट रेजीम्स में यही होता है। लेकिन आप देखें ना कि 2 दिन बड़ी मुश्किल से जज साहब ने उनका जिस्मानी रिमांड दिया, आज दरखास्त मुस्तरद कर दी। और मैं आपको बताऊं कि आज के दिन भी और परसों मैं दोनों दिन अदालत में मौजूद था। जो वहां पे वर्कर्स का जोशो खरोश था, तो ये तो फवाद चौधरी साहब के ऊपर वहां पे ये हालात थे कि पुलिस से हालात मैनेज नहीं हो रहे थे। ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं इस वक्त। ये मुल्क को क्या खाई में, खुदा न खास्ता खाई के पास तो पहुंच चुके हैं, ये आगे लेके जाना चाहते हैं। इनको अंदाजा है कि ये आग से खेल रहे हैं और आगे मुल्क के लिए कितनी मुश्किलें हैं। तो पार्टी के हवाले से कोई मसला नहीं, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि आज अगर 60-65% लोग हमारे साथ हैं, तो ऐसी हरकतों से 99% लोग हमारे साथ आ जाएंगे। आज हमारे सपोर्टर जो हैं वो वोटर हैं, ऐसी हरकतों से वो इनकलाबी बन जाएंगे। ये सोच के इस रास्ते पर चलें, ये मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए भी और मुख्तलिफ हलकों के लिए भी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खावर साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम इस टॉपिक को आगे मजीद भी बढ़ाएंगे कि अगर इन हालात में अगर हुकूमत भी उस तरह से एक्शन नहीं ले रही और ऑपोजिशन भी अगर आग के साथ खेलेगी, तो ये हालात कहाँ जाएंगे, सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा, कमर तोड़ महंगाई कैसे कम होगी, ये बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद में बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। नईम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जैसे बात की हसन खावर साहब ने, वो ये कह रहे थे कि इस तमाम सिचुएशन में जब मैंने उनसे पूछा कि जब गिरफ्तार हो जाते हैं इमरान खान साहब तो हु विल लीड द पार्टी, तो ये मतलब कि बचगाना सवाल है। आप नहीं समझते पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं वो बार बार प्रेस टॉक करके, ट्वीट्स करके लोगों को इस बात पर कहा जाता है कि आप जमान पार्क पहुंचे, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, सिक्योरिटी बार बार हाई अलर्ट कर दी जाती है जहां पर इमरान खान साहब होते हैं, तो फिर व्हाई दिस इज हैपनिंग? देखिए, हमारी ये बात ये है कि
सबसे पहले बात हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो कई बार खुद कह चुके हैं, कई बार पब्लिक को उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को ये कॉल दिए कि फ़ौरन ज़मान पार्क पहुँचे, फला जगह पहुँचे, मेरी गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर जारी हो गए, सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी। आपको याद होगा कि KPK से बहुत सारे लोग बनीगाला में कई दिन तक सैकड़ों की तादाद में बैठे रहे। और इसके अलावा अगर आप आज का ट्विटर देखें तो शेख रशीद साहब, जो कि उनके बड़े करीबी दोस्त भी हैं, रहनुमा भी हैं, पॉलिटिकल फिगर भी हैं, आज उन्होंने भी उनकी गिरफ्तारी का एक बार फिर जिक्र किया है और कत्ल के हवाले से भी बात की। और खान साहब ने खुद भी जो आज कत्ल के हवाले से जो एक सी प्लान की बात की है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं, तो ये कोई ऐसी बचकाना बात नहीं। और दूसरी बात है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा तो इमरान खान साहब से के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, जिसमें तोशाखाना केस भी है और इसके अलावा भी बहुत से मामलात हैं। तो ऐसी बात नहीं कि जब भी आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो वो कानून के तकाज़ों को पूरा करके गिरफ्तार किया जाता है। उसमें पॉलिटिकल इंतकाम या सियासी इंतकामात इनके दौर में भी, अदवार में भी चलते रहे। अभी फवाद साहब की अहलिया फरमा रही थी कि चादर और चारदीवारी का ख्याल करना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ, आपके सामने है किस तरह हमारे जो एक सहाफ़ी मोहसिन बेग साहब के घर पे बगैर वारंट के जब रेड हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल बनी और किस तरह उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, बाद वो उन सारे मुकदमात से बरी भी हुए और किस तरह रातों रात एक तरफ ये कार्रवाई चली और कराची में भी एक मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग का और रिश्वत के हवाले से उनके खिलाफ दर्ज कर लिया। तो इस तरह तो ये खुद भी करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि जो भी करते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, चाहे वो आज की है या चाहे इससे पहले की या उससे पहले की, उनको सियासी इंतकाम के बजाय ठोस शवाहिद की बुनियाद पे अगर कोई मुकदमा बनता है पहले भी और अब भी, मतलब सियासी इंतकाम जो है वो कभी भी किसी पॉइंट पर जो है वो हर दौर में होता रहा है और हर हुकूमत ने उसको मिसयूज किया है, बिल्कुल, और जो कि नहीं होना चाहिए। अनवर राय साहब, इसी पॉइंट पे मैं एक और अगर ऐड ऑन करना चाहिए, इमरान खान साहब ने आज, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि उनको कत्ल करने की प्लानिंग की जा रही है, आज उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको मरवाने के लिए प्लान सी भी बन चुका है और उस प्लान का हिस्सा आसिफ अली जरदारी साहब है। देखिए, इमरान खान साहब अपने गिर्द खुद घेरा तंग करते जा रहे हैं पॉलिटिकली। उन्हें ये सोचना और समझना होगा कि जब वो अपने जो सियासी जमातें हैं उन पर तो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये इंतहाई संगीन बात है कि जब वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। देखिए, पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने एक वीडियो तैयार किया और उन्होंने कुछ नाम दिए कि वो उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं। फिर उन्होंने उसके बाद अब आसिफ अली जरदारी का नाम भी लिया है कि वो शायद उन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने पैसे भी दिए हैं। तो ये सारी जो सूरत हाल है ये इबहाम भी पैदा कर रही है और जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसमें इजाफा कर रही है। इससे फ़ायदा किसी को कोई नहीं होगा। शायद इमरान खान साहब पब्लिक परसेप्शन तो बना पाएँ और अपना जो बयानिया है उसको तो आवाम के सामने रख लें, लेकिन उन्हें इसका पॉलिटिकली नुकसान होगा। पॉलिटिकल नुकसान होगा ही नहीं। आजिज धामरा साहब से पूछ लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, हम इस पे बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो हर कुछ दिनों के बाद ऑब्वियसली वो कह देते हैं कि मुझे कत्ल करने का प्लान बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों पर उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। आज उन्होंने एक नई बात की है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे मरवाने के लिए प्लान सी तैयार हो चुका है और उस प्लान के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब भी एक मेन लीड हैं। वो दहशतगर्द तंजीमों को पैसे दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को कत्ल करवाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं ये बात तो अफसोस करने जैसी है, मगर आपने जिस शख्स का नाम लिया है जिसने इल्जाम लगाया है उसकी बात पे अब तो लफ्ज अफसोस जो है ना वो बिल्कुल मैच नहीं करता कि इमरान खान के बयानात पे कोई अफसोस भी करे। ये कल क्या बयानात देते रहे, आज इन्होंने ये बयान दिया है, कल ये कोई और बयान दे देगा। ये अनगाइडेड मिसाइल है सियासत का, ये कहीं किसी टाइम भी ये फायर हो सकता है और कहीं गिरता है। इसका कोई आप तबसरा क्या, इसका निशाना नहीं होता है। देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में हम विक्टिम रहे हैं दहशतगर्दी का। पीपल्स पार्टी हमेशा विक्टिम रही है दहशतगर्दी की और साहब मौसूफ तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं तालिबान से दोस्ती का, और अभी भी इनके सूबे में क्या कंडीशन रही है और इनके बयानात और इनका तर्ज सियासत क्या है दहशतगर्दों से गठजोड़ का। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने किसी दहशतगर्द तंजीम को हायर किया है साहब मौसूफ के लिए कि उनको मारे। इन्होंने कहा कि जी एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे ऊपर हमला किया था और एक गोली फायर हुई, पहले कहा इस एक गोली ने इनकी टांग में जख्म किया, फिर इनके दूसरे जो स्टेट सेक्रेटरी है उसकी गाल को जख्म किया, फिर 14 इनके अफराद को जख्म किया। मतलब मेरे को यह नहीं लगता कि हम जो बात करते हैं पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं और इनके बयानात से एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, बच्चे अभी हंसते हैं इमरान खान के इल्जामात और बयानात पे।
वो इंजॉय करते हैं। अब इनके बयानात इंजॉय की हद तक है। देखें, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना अपनी सियासत की खातिर। दूसरी बात के एहतसाब का ढोंग रचाने वाले ये बताएं कि इन्होंने जो इंतकाम लिया था हमसे, तमाम रिलीफ जो है वो अदालतों से मिला था। ये नेब पे बात करते हैं, नेब ऑर्डिनेंस, ये जो अमेंडमेंट आई है इसके खिलाफ ये अदालत में गया है। 2019 में जब इमरान खान कराची में आए थे, बिजनेस कम्युनिटी को खिताब किया था, तो इन्होंने कहा था कि नेब मेरे दोस्तों को तंग कर रही है, और इस्लामाबाद में पहुंचते 5 ऑर्डिनेंस पीटीआई की हुकूमत लाई थी नेब पावर्स में। अब उनका तो आप जवाब दें, एहतसाब करना आपका काम था, इदारे आपके अंडर थे, आप कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पे थे, और ये अब इल्जाम इनकी सियासत का आखिरी इल्जाम है। इस पे कौम एंजॉय तो जरूर कर रही होगी, हंस जरूर रही होगी। आजिज धामड़ा साहब, आप इस इल्जाम पर कोई अदालत से रजू कर रहे हैं, कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखते हैं? जरदारी साहब का दिल गुर्दा सियासत में बहुत बड़ा है। उन्होंने अपने खिलाफ तमाम 12 साल की जेल का, किसी से इस तरह का अदालत में किसी के खिलाफ नहीं गए, मगर मैं इतना तबसरा जरूर कर सकता हूं कि जरदारी साहब को चूहों के शिकार का कोई शौक नहीं होता। चलिए इस बात पर, लेकिन मैं एक पॉइंट ऐसा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। धामड़ा साहब, इट्स वेरी नेचुरल कि जब किसी शख्स पे एक दफा अटैक हो जाए तो उसके दिल में खौफ आ ही जाता है, और जो फिर ऑपोजिशन होती है उसके ऊपर इल्जामबाजी तो बड़ी नॉर्मल होती है। देखें, इन्होंने पहले अपने ऊपर होने वाले जो हमला था उसको इतना ढोंग के तौर पर और जोक के तौर पर पेश किया है कि इन्होंने कहा रियासत ने हमला किया। और भाईजान, रियासत जब हमला करती है तो गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जाता है भुट्टो खानदान। इस तरह आपकी तरह खाली प्लास्टर टांग पे नहीं, कभी एक कभी दूसरे पे लगा के बैठा हुआ होता है। और दूसरी बात, इसी इमरान खान ने कहा कि जी 20 दिन के बाद कहा कि मेरे साबिक गवर्नर सिंह के कपड़ों से 4 गोलियां निकली हैं। और भाई 4 गोलियां तो पेनाडोल की निकली थी, और ये कह रहे हैं कि पिस्टल की गोलियां निकली। धामड़ा साहब, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ज़ाहिर है ये इल्जाम की सियासत में ही। आपको सिर्फ ये कहना, मैं कतई कलामी माफ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप नॉन इशू एक शख्स के बयान पर इतना बड़ा तबसरा कर रहे हैं, अपना कीमती टाइम जाया। जी, ये फरमाइएगा धामड़ा साहब कि आम इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये भी बातें अब मंजरेआम पर आ रही हैं कि शायद आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए PDM की जो जमातें हैं उनमें कोई इत्तेहाद नहीं दिखाई दे रहा, और इस पर कोई इख्तलाफ है। लेकिन 2023 इंतखाबात का साल है और इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 1 महीना पहले बयान दिया था कि पीपुल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है, ना 1 घंटा अर्ली ना 1 घंटा लेट होना चाहिए, टाइमली। मगर जो इमरान खान की और PTI की जो साजिश है इस मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ, श्रीलंका से तशबीह देना और उसके पास ले जाना है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अगर उन्होंने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो मुझे पता नहीं कि साहब इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क की, वो अगर हम श्रीलंका से कंपेयर ना करें तो हम फिर क्या करें, क्योंकि इस वक्त डॉलर का रेट 1-2 दिन के अंदर अगर 30 रुपए बढ़ जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं, IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा, अभी तक एक्सपेक्टेशन है हो जाएगा, इवन नोबडी नोज क्या हो रहा है हुकूमत के अंदर, और हुकूमत इकोनॉमी को देख भी रही है नहीं। देखिए मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर PTI ने इकोनॉमी के खिलाफ साजिश छोड़ी, जब मैं लफ्ज साजिश इस्तेमाल करता हूं तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं कि टाइमली IMF से बात करने वाले नाकाम हुक्मरानों ने पाकिस्तान की मईशत को आज जहां खड़ा किया है, इसके पीछे ये नहीं होता कि IMF से मुआहिदा कब हुआ है, इस हुकूमत ने तो नहीं किया, हम तो वो किस्त रिन्यू कराने के परेशानी में है। और जब हम नेगोशिएशन कर रहे थे तो इनके वजीरे खजाना, 2 सूबों के वजीर खजाना ने खत लिखा IMF को, और शौकत तरीन ने लिखवाया कि अगर ये किस्त पाकिस्तान को दी गई तो हम जो है वो शर्त पे पूरा नहीं उतरेंगे। ये किसके वजीर खजाना ने कहा था? उस वक्त उन सूबों में किसकी हुकूमत थी? PTI की। तो ये इतने बड़े मुजरिम है पाकिस्तान की इकोनॉमी के कि इनसे सवाल करें कि आपने एक तो टाइमली मुआहिदा नहीं किया IMF से, आपने नाक रगड़ के इतने बड़े शराइत पे मुआहिदे किए, अगर उसकी इंस्टॉलमेंट को रिन्यू कराने के लिए हम बात कर रहे थे, उसको एंगेज कर रहे थे, तो आपके वजीर खजानाओं ने ये खत लिखा कि झगड़ा साहब ने खत लिखा, और पंजाब के मोहसिन ने तो खत नहीं लिखा, मगर वो ऑडियो लीक्स आ गई कि आपने IMF को कहा कि पाकिस्तान को किस्त न दें। ये किसके खिलाफ साजिश हो रही थी? क्या पाकिस्तान सिर्फ PDM का है? क्या पाकिस्तान सिर्फ चंद सहाफियों का और अपोजिशन या हुक्मरान जमात का है? पाकिस्तान हम सबका है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा मईशत से जो खिलवाड़ हो रहा है उसका मुजरिम
और जिम्मेदार इमरान खान और उसकी पार्टी और इसलिए तो कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इख्तलाफात एक साइड पर रखकर इस मुल्क के लिए सोचना होगा, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। मैं नहीं महबूब आपकी तरफ आना चाहूँगा कि ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं और न्यूट्रल अब 50% सिर्फ न्यूट्रल रह गए हैं, और हुकूमत की निगरान हुकूमत की कार्रवाइयों के पीछे कोई मजबूत हाथ है। असद उमर साहब ने ये तमाम बातें की हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए अनुर रज़ा, बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि मास वाई पॉलिटिकल वो जो है ना, एक सियासी बयानात से आगे ये बातें नहीं हैं। ये सियासी बयानात की हद तक ये बातें हैं। अगर कोई ठोस बात, कोई शाहिद आपके पास है तो उसको आप पब्लिक के सामने लाएं, ना कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत को बंद कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 4-5 साल के दौरान ये इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात की सियासत ने इस मुल्क को यहाँ तक ला खड़ा किया है। देखिए, आज भी पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम करने के हवाले से PTI के रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो इसमें कोई मैं दूसरी राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के हवाले से खुलेआम बोलते हैं, और वो डिस्टेबल हो रहा है। जिस तरह के अभी धामला साहब बता रहे हैं, आपके सामने की जो कॉल लीक हुई इनकी शौकत तरीन साहब की और KPK के मिनिस्टर की, उसमें बड़ा वाज़ेह था इन्होंने जो खत लिखा और उन्होंने कहा कि IMF को रोकें। तो बात ये कि इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो उस पर स्टेक होल्डर को एक्शन भी लेना चाहिए। धामरा साहब, वो तो नईम साहब पास्ट की बात है ना, धामरा साहब से ये पूछ लेते हैं कि अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी। अब ये हुकूमत, क्योंकि एक्सपर्ट्स आए तजुर्बाकार, इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इनके पास क्या है? 13 सियासी जमातें PDM में। जी धामरा साहब, धामरा साहब आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। तो मैंने कहा मैंने सवाल सुन लिया। जी, मैंने सवाल सुन लिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने और बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, हम सब फिक्रमंद हैं, उसमें ये मुल्क हमारा है, सिर्फ PDM की बात नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि इनको हम इंगेज करें और इनके साथ चल के हम पाकिस्तान की मईशत जो है वो सूटेबल सिचुएशन नहीं है। मैं इस बात का मतलब एतराफ करता हूँ, एडमिट करता हूँ उस बात को कि पाकिस्तान की मईशत के लिए मैं, आप और ये पूरा 22 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क जो है वो परेशान है। अगर परेशान नहीं है तो एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसको डे बाय डे नया इशू चाहिए और नया सियासत चाहिए उनको, और उस सियासत के लिए नया खिलवाड़ चाहिए उनको। और पाकिस्तान मुतमिल नहीं हो सकता किसी भी पॉलिटिकल खिलवाड़ के हवाले से। इसलिए PTI को अपनी रविश पे जरूर संजीदगी से गौर करना चाहिए, और PDM की हुकूमत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अगर टेबल पे आना चाहती है PTI तो उससे बात करें, एंगेज करें, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें। ये मुल्क हम सबका है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज धामरा साहब मौजूद थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजिम नईम साहब, ये कहिएगा कि 90 रोज में आपको इंतखाबात मुमकिन होते दिखाई दे रहे हैं नहीं, और अगर नहीं तो क्या ये आईनी है या गैर आईनी है? देखिए मारिया, आईनी या गैर आईनी का मामला तो कोई लीगल एक्सपर्ट ही बता सकता है, लेकिन जहाँ तक आप गुज़श्ता अदवार को देखें तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी कई बार इलेक्शन मुलतवी होते रहे हैं। 2008 में करम एजेंसी में, अगर आपको याद हो, ऑपरेशन था तो 6 माह के लिए इलेक्शन कमीशन ने 6 माह के इलेक्शन मुलतवी किए। इसी तरह अगर आप 1990 का ऑपरेशन देखिए, जो MQM ऑपरेशन था कराची में जो हुआ, उसमें भी 8 से 9 माह जो है वो इलेक्शन मुलतवी हुए। तो इससे पहले भी इलेक्शन मुलतवी होते रहे। और इलेक्शन कमीशन देखिए, हंगामी सूरत हाल है ना, कोई भी हंगामी, इस वक्त मुल्क में जिस तरह की इक़्तिसादी और माशी सूरत हाल है, एक हंगामी सूरत हाल का सामना है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मेरी जो इतलात हैं, ये इख्तियारात हैं कि वो इलेक्शन को आगे उसकी डेट को बढ़ा सकते हैं। ये गैर आईनी नहीं, और इसमें ये प्रोविजन मौजूद है। लेकिन लिहाजा ये कहना कि उस पर आर्टिकल 6 लगेगी या ये गैर आईनी है, मैं नहीं समझता कि ये गैर आईनी इक़दामात है। और अगर जो हल्का बंदियों वाला प्रॉब्लम है अनवर साहब, अगर वो बीच में आ जाता है तो फिर क्या ये इंतखाबात? देखिए, वो तो आम इंतखाबात के हवाले से है। जो 33 नशिस्तें खाली की हैं उस पर तो इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। असल तो बात यह है कि KPK और पंजाब के जो इंतखाबात है वो कैसे करवाए जाए। अगर मुल्क में कोई हंगामी सूरत है तो आइन में इसकी इजाज़त मौजूद है कि आप इंतखाबात को उसमें ताख़ीर कर सकते हैं। ये ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। और आर्टिकल 6 तो आपको पता है, जहां इस मुल्क में जो आइन तोड़कर चले गए उन पर कितना लगा। ये सिर्फ सियासी गुफ्तगू होती है, और शायद सिर्फ अपने जो आपके वोटर्स होते हैं उनको बहलाने के लिए ये गुफ्तगू की जाती है। लेकिन हमें मुल्क की जो इस वक्त
असल सूरत हाल है जो ग्राउंड रियलिटीज हैं लेकिन उनको इसहाक फोर्स डार साहब करना तो कहता है पड़ेगा। पाकिस्तान जो है वो कलमे के नाम पे बना और देखिए ये कलमे के नाम पर बना खुशहाली लेकिन इस मुल्क का हाल कर तो दिया गया। आम आदमी देखिए कितना पिस कर खुद रह किस गया लिए है, आए हैं? महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, डॉलर कहाँ पर पहुंच गया है, आपकी माशी सूरत हाल मजीद बिगड़ती चली जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि आम इंतखाबात करवाएं, और आम इंतखाबात अगर मसाइल का हल है तो करवाएं, लेकिन जो हारेगा वो इन नताज को तस्लीम नहीं करेगा और जो जीतेगा उन्हें हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। ठीक है नईम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अल्लाह ताला भी कहते हैं कि इंसान उसी का है या उसी की मदद की जाती है जो कोशिश करता है। जो कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ अल्लाह पे डालेंगे तो तब भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वक्त खत्म हो चुका है, आपसे कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।